अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज रिजाइड करता है, तो उस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इस क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना पास होता है। तो वो फ्लक्स जो है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए इनिशियली हम एक ये स्फेरिकल शेप में क्लोज सरफेस लेते हैं और जो स्फीयर है इसके सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव क्यू। पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है इसके सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर के बराबर, यानी कि इसका रेडियस जो है वो आर है। अब इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास होता है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो फार्मूला पढ़ा कि फाई जो होता है वो ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसमें ये जो एरिया था ये था फ्लैट एरिया था, ये इस तरह ये एरिया। लेकिन अगर हम ये एक स्फेरिकल शेप में सरफेस लेते हैं तो डेफिनेटली इसका जो एरिया है वो फ्लैट नहीं होगा, वो तो कर्व्ड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये सारा कर्व्ड एरिया है, हम इसका ये एरिया की डायरेक्शन फिर कौन सी लेंगे। तो इस मुश्किल को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने स्फेरिकल शेप में सरफेस ली है इसको छोटे छोटे एरियल एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पूरी सरफेस का छोटे छोटे पैचेस बना देते हैं। उनमें से ये एक पैच जिस तरह यहाँ पे बिल्कुल ऐसा समझ लो जिस तरह फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल पूरे को पूरा स्फेरिकल शेप में होता है लेकिन उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं। अब वो पैचेस जो हैं अगर उनका एरिया जो है सरफेस एरिया स्मॉल करते जाएंगे तो वो पैचेस का जो कर्वेचर होगा वो कम होता जाएगा। तो हम भी क्या करते हैं कि ये पूरी जो स्फीयर है इसको छोटे छोटे एरियल एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं। अब एरियल एलिमेंट इतने स्मॉल हैं कि इनका ये जो कर्वेचर है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं एज फ्लैट सरफेस। ये देखिए ये मिसाल के तौर पर एक लाइन है तो ये आपको नज़र आ रही है कि इसमें कर्वेचर है, कर्व है, तो ये स्ट्रेट नहीं है। लेकिन अगर मैं इतनी यहाँ से रेस कर देता हूँ, ये यहाँ से रेस कर देता हूँ, अब इतनी लाइन को देख के आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कर्व्ड है या स्ट्रेट है। हालांकि ये भी कर्व्ड है लेकिन ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा सरफेस है ये कर्व्ड है स्फेरिकल शेप में, लेकिन अगर इसके छोटे छोटे एरियल एलिमेंट बना लिए जाएं तो इसका कर्वेचर जो होगा वो ना होने के बराबर होगा। तो उस हर पैच के ऊपर हम ये फार्मूला जो है आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ये पूरे का पूरा सरफेस जो है उसको छोटे छोटे एरियल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया और हर एरियल एलिमेंट के लिए हम अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो वो किस तरह होगा, यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बिलफर्ज इस एलिमेंट के लिए। और ये एलिमेंट हमने कैसे बना लिए, इनके बिलफर्ज ये पूरी की पूरी सरफेस जो है इसके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो n है। तो हमने ये पूरे की पूरी सरफेस को डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN इसके हिस्से कर दिए, यानी कि इमेजिनरी तौर पर इस सब को सारी सरफेस को n पैचेस में हमने डिवाइड कर दी और हर पैच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, E1 कह लें, E2 कह लें, E3 आ गया आपके पास एंड सो ऑन, ये En इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी।
यानी कि डेल्टा A1 में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है E1 है, डेल्टा A2 में E2 है, डेल्टा A3 में E3 है एंड सो ऑन, और डेल्टा AN में EN है। ये आपके पास उनकी मैग्नीट्यूड है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इनका ज़ाहिर ये एरिया जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो सरफेस का परपेंडिकुलर या नॉर्मल हो। अब हम क्या करते हैं, हर एरियल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फार्मूला इस्तेमाल करके फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एलिमेंट के लिए कह लें कि फ्लक्स φ1 है, वो किसके बराबर होगा, E1 डॉट डेल्टा A1। दूसरे के लिए क्या होगा, φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट डेल्टा A2। तीसरे के लिए क्या होगा, φ3 इज इक्वल टू E3 डॉट डेल्टा A3 एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता जाता है। और आखिरी जो हमारे पास एरियल एलिमेंट है डेल्टा AN, उसका फ्लक्स जो है, उसके थ्रू फ्लक्स जो पास हो रहा है φN कह लें, वो आपके पास आ जाएगा EN डॉट डेल्टा AN। तो ये हमने क्या किया है, इसके छोटे छोटे ये पैचेस बना दिए, ये पैच हुआ, ये पैच हुआ, इस तरह ये सारे का सारा जो हमारा सरफेस था उसको हमने छोटे छोटे एरियल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये जो सारी की सारी सरफेस है स्फेरिकल शेप में, उसका टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, सिंपल बात समझें कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जो होता है वो सिंपल अरिथमेटिक रूल जो होते हैं 1 + 2 + 2 4 वाला इस्तेमाल करके टोटल फ्लक्स की वैल्यू या टोटल स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा जो इस सरफेस से पास हो रहा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फाई, और वो कह सकते हैं φ1 है प्लस φ2 है प्लस φ3 है प्लस 1 प्लस φN। तो इसका क्या मतलब हुआ, फ्लक्स आपके पास आ जाएगा φ1। φ1 की जगह क्या लिख सकते हैं, E1 डॉट डेल्टा A1, फिर φ2 E2 डॉट डेल्टा A2, फिर φ3 E3 डॉट डेल्टा A3 प्लस 1 प्लस EN डॉट डेल्टा AN। तो ये टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि E1 डेल्टा A1 किसके बराबर होगा, यानी कि हम गौर करना चाहते हैं कि E1 डॉट डेल्टा A1 किसके बराबर होगा। अब ये देखिए, ये हम एरियल एलिमेंट पहला हमने लिया है, इसमें एरिया डेल्टा A1 है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 के बराबर है। अब बड़ी गौर तलब बात है वो ये कि जो सरफेस है एरिया उसका वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर होता है, और दूसरी बात ये है कि ये स्फीयर के सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। तो हर वो लाइन जो सेंटर से पास होगी, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी वो सरफेस को परपेंडिकुलरली छोड़ेगी। यानी कि ऐसे समझ लें कि ये सरफेस है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से जो भी लाइन आप पास करवाएंगे, जो भी लाइन यहाँ से निकलेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और दूसरी बात, यानी कि ये E1 कह लें, और दूसरी बात ये है कि ये जो एरिया है इसका
जो डायरेक्शन होगी वो भी इसका परपेंडिकुलर होगी, सरफेस का परपेंडिकुलर, डेल्टा A1। अब दोनों ही वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जब एक ही सरफेस के दो परपेंडिकुलर हम लेंगे तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि E1 और डेल्टा A1 के दरमियान जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह बनेगी, और ये सेंटर पे पड़ा हुआ इस यानी कि स्फेरिकल शेप के सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये सरफेस को परपेंडिकुलरली छोड़ेगा। और साथ ही साथ ये कि ये एरिया जो होगा वो भी सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। तो E1 और डेल्टा A1 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि φ1 जो होगा यानी कि E1 डॉट डेल्टा A1 ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1 cos ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल जो है 0 डिग्री का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि φ1 यानी कि E1 डॉट डेल्टा A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 डेल्टा A1, क्योंकि आपको पता है cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये सिचुएशन जो है हर एरियल एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करती है। यानी कि अगर ये लेंगे तो जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह एमर्ज आउट हो रहा है, यानी कि लाइन जो है सरफेस का परपेंडिकुलर होगी। और ये जो एरियल एलिमेंट लेते हैं इसका जो एरिया होगा वो भी नॉर्मल होगा सरफेस के। इसका मतलब ये हुआ कि φ1 की जगह E1 डेल्टा यानी कि डेल्टा A1 लिख सकते हैं। ये एक दूसरे का पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल। इसका मतलब ये अब सारे ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो फिर फाई किस तरह लिखा जा सकता है, फाई हम लिख सकते हैं E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3, और ये सिलसिला चलता जाता है En डेल्टा An आ जाएगा। अब अगली बात ये देखिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये आ रही है मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है E, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि E जो है वो Q और R के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब ये चार्ज जो है ये हर सरफेस के लिए एक जैसा है, चार्ज सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, एक ही है, तो हर सरफेस के लिए भी उसकी इफेक्टिव वैल्यू एक जैसी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि चूंकि हमने ये स्फेरिकल शेप में बॉडी ली है, तो सरफेस और सेंटर और सरफेस का हर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस जो है वो बराबर रहेगा। ये भी R, ये भी R, यहाँ तक ये भी R। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक सरफेस का जो डिस्टेंस होगा वो एक जैसा रहेगा। जब Q भी सब के लिए एक जैसा है, R भी सब के लिए एक जैसा है, तो इसका मतलब E भी सब के लिए एक जैसा होगा। यानी कि यहाँ से हमने ये फिर रिजल्ट अक्स किया कि E1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड इनकी लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन जो है वो तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में ख़त्म हो गई। E1, E2, E3 ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर आती है। E4 और ये सिलसिला चलता जाता है, ये कह लें कि E के बराबर En इज इक्वल टू E, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर, सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में हम E1 की जगह E2 की जगह E3 की जगह एंड सो ऑन En की जगह E पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स जो आएगा ये आ जाएगा E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3, और ये सिलसिला चलता जाता है
प्लस ई डेल्टा ए एन। अब यहाँ से ई को कॉमन निकाल लिया तो ये आपके पास क्या बचेगा बाकी, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस वन प्लस डेल्टा ए एन आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, ये जो सरफेस के हमने छोटे छोटे हिस्से बनाए थे, ये सारी सरफेस जो है वो एडअप हो गई। अब जब ये सारी सरफेस एडअप हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे सरफेस का एरिया यानी सरफेस एरिया बन गया। इसको हम ए कह सकते हैं। तो ये ई ए आ गया, लेकिन यहाँ ए किसके बराबर होगा, ये सब पूरे स्फीयर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होता है, आपको पता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए, फाई किसके बराबर आ गया, ये आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन E किसके बराबर है, E जो है आपके पास वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 पाई आर स्क्वायर से। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब अब फाई किसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा Q बचा बाकी और एप्सिलॉन नॉट बचा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हुआ। अब यहाँ दो चीज़ें जो हैं, दो तरह से हम एक चीज़ जो है देखते हैं, क्या ये जो फ्लक्स है ये इसकी स्फेरिकल शेप के ऊपर डिपेंड करता है, क्या यहाँ कोई ऐसा पैरामीटर मौजूद है जो ये हमें बता सके कि जिस शेप के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था वो क्या होगी, यानी कि यहाँ कोई इसके डायमेंशन वगैरह इन्वॉल्व होते तो डेफिनेटली नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, चार्ज जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड होता है, उसकी वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू है वो इसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी कि यहाँ जो है ये आर या इसका कोई भी पैरामीटर जो है स्फीयर का इन्वॉल्व नहीं होता। एक और तरह इसको देखें कि ये आपके पास जो स्फीयर है, हम क्या करते हैं, इसको एनक्लोज कर देते हैं। किसके अंदर भाई, ये स्फीयर है, इसको एक पैरेललेपिपेड के अंदर जो है बंद कर देते हैं, या क्यूब के अंदर जो है बंद कर देते हैं। ये क्यूब है, इसके अंदर इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, अब डेफिनेटली इसके सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ था तो यहां से लाइनें पास हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये जो स्फीयर है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे से पास हो रही हैं, क्या उतनी ही लाइनें जो हैं ये इस क्यूब से पास नहीं हो रही। यानी कि एक है हमारे पास क्यूब, एक है हमारे पास ये स्फीयर, जितनी लाइनें स्फीयर से पास हो रही हैं उतनी क्यूब से पास हो रही हैं। तो हमने इनिशियली डिफाइन किया था फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसका क्या मतलब हुआ कि शेप इसकी स्फेरिकल शेप हो, या ये क्यूबिकल शेप हो, या कोई भी और शेप हो, जिस तरह की आपकी किताब में बनाया हुआ है कि ये इस तरह की शेप में यही स्फीयर जो है अगर हम रख देते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, ये स्फीयर जो है इसके ऊपर चार्ज अंदर इसके सेंटर के ऊपर
चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, तो जाहिर है जितनी लाइनें जो हैं ये इसमें से पास हो रही हैं, यानी कि स्फेरिकल शेप में से पास हो रही हैं, उतने ही ये ओवल शेप में से पास हो रही हैं। लाइनों की तादाद सेम, जितनी यहाँ से पास हो रही हैं निकल रही हैं उतनी ही सरफेस से निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो फार्मूला डिराइव किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इस्तेमाल तो किया है स्फीयर और उसके ऊपर रखा हमने चार्ज क्यू, लेकिन ये हर किस्म की क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि कोई भी हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर अगर चार्ज क्यू पड़ा हुआ है तो उसके थ्रू जो फ्लक्स पास होता है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मीन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर और मीडियम के ऊपर। चार्ज जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फ्लक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इससे हमने ये रिजल्ट अख्ज़ किया कि फ्लक्स जो है वो अगर ये इसको कांस्टेंट तस्वर करें, वैसे ये इंडिकेशन है कि ये जो हमारा अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो लेकिन अगर ये इसको कांस्टेंट तस्वर कर लें तो फिर हम कहेंगे कि फाई जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, चार्ज बढ़ता जाएगा फ्लक्स बढ़ता जाएगा, चार्ज कम होता जाएगा फ्लक्स कम होता जाएगा। और दूसरी बात ये देखें कि फ्लक्स पॉजिटिव होगा अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, फ्लक्स नेगेटिव होगा अगर चार्ज नेगेटिव होगा। ये देखें, यही हमारे पास अगर स्फीयर के अंदर हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो लाइनें जो है इस तरह आएंगी इसके अंदर ऐसे, ये फ्लक्स जो है वो नेगेटिव, यानी कि अगर लाइनें इनवर्ड जा रही हैं सरफेस के तो फ्लक्स नेगेटिव, अगर आउटवर्ड जा रही हैं तो फ्लक्स की जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो सिंपल सी बात, अगर कोई भी आपके पास सरफेस है क्लोज्ड सरफेस, उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो इसके मतलब कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इंशाल्लाह लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।